मिला होगा। हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों को तो मिला होगा ना सर? हेलो। होएगा सर। हाँ सर হয়েছে। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट लॉ के जो बेसिक एरिया है उस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं मोस्ट प्रॉब्ली एक क्लास हुआ था ना कॉर्पोरेट लॉ में, बेसिक्स में, 1 क्लास। ये सर 1 क्लास ही था, लास्ट वीक ही मैंने स्टार्ट किया, তাই তো সম্পদ? লাস্ট উইকই করেছিলাম তো। है सर। ओके सर, ठीक है। ओके देन सर, कॉर्पोरेट लॉ बेसिक्स एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज जो मैंने लास्ट वीक में ओवरव्यू दे दिया था आप लोगों को कि कॉर्पोरेट लॉ आज के डेट में, अगर नॉट जस्ट इन टुडेज वर्ल्ड बट जब भी मतलब कोई भी कंट्री में कंपनी को मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट लॉ है इन सिंपल, ठीक है। और जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में एक बात लास्ट वीक मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर लॉ इज देयर, हाउ टू मेंटेन एवरीथिंग, रूल्स रेगुलेशंस इज मेंशन देयर, बट व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर? उसके बारे में मैंने बात किया था। ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है सर, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल लेवल में एक स्पेशल डिस्कशन होता ही है इसके बारे में, सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव में, एज वेल एज सीएम इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल में। लेकिन सर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना मैं लास्ट वीक कहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी ठीक ठाक से चले, ये देखना है। अब ठीक ठाक से कोई भी चीज़ कैसे चल सकता है? गुड इवनिंग यस, सर। गुड इवनिंग सर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक से कैसे चल सकता है? अगर वो नियम का पालन करे। यस ना? नियम का पालन होना जरूरी है या नहीं? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन होता है। जैसे इंडिया हमारा एक देश है, इसको चलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना सर? भारत को चलाने के लिए एक संविधान है ना सर? तो संविधान को फॉलो करे, देश अच्छे से चलेगा। संविधान में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको लेके डिस्कशन जरूर हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट भी लाया जा सकता है। सिमिलरली कंपनी को भी चलाने के लिए कंपनी का भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और वही रूल्स रेगुलेशन हम लोग कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते हैं। लॉ का मतलब क्या? नियम। इट्स जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कंपनी चलाने का रूल्स रेगुलेशंस, एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। रिसेंटली मैं देख रहा था, मैं स्टेटस भी लगाया व्हाट्सएप में, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारा कैंडिडेट चाहिए सर, सी एस, सी एस, सी एम ए, तीनों तीनों बैकग्राउंड से चलेगा। 325 के आसपास, 325 प्लस कैंडिडेट वैकेंसी है। स्पेशली दे आर डिमांडिंग फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, सीएस बैकग्राउंड एंड सीएमए बैकग्राउंड, एंड इन सम एक्सटेंट सीएफए आल्सो। तो ह्यूज डिमांड सर, मतलब आप समझ सकते हो, ये गवर्नमेंट जॉब है, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है सर। तो प्राइवेट सेक्टर्स में तो डिमांड है ही, बट गवर्नमेंट में भी इतना डिमांड है। क्यों डिमांड है? बिकॉज इतना नॉलेज और किसी के पास होता नहीं है, इसीलिए दे आर ऑलवेज प्रेफर्स कि अगर सी एस, सी एस, सी एम ए का डिग्री हो तो हम उसको जॉब दे देंगे। मतलब इसके लिए गवर्नमेंट जॉब की जो एग्जाम होते हैं ना, उसके लाइन के पीछे लगने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये एक स्पेशलाइज नॉलेज लेवल का जॉब होता है। तो सिंपल बात है कि अगर आप कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज रखते हो, अगर मैं सिंपल पूरा सी एस, सी एस के अंदर, सी एम ए के अंदर, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इफ यू नो दी कॉर्पोरेट लॉ, देन आप किसी भी कंपनी में जो भी लीगल मैटर्स है उस मैटर पे आप डिस्कशन कर सकते हो, कंपनी को सजेशन दे सकते हो। कंपनी के अगेंस्ट में अगर कोई बात आता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हो, है ना सर? सिंपल बात है, नियम का जानकार बनो और कंपनी लॉयर बन जाओ, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कोप किसको है सर? कंपनी सेक्रेटरी को थोड़ा ज्यादा स्कोप है, बिकॉज ये पार्लियामेंट एक्ट 1980 सीएस के लिए थोड़ा ज्यादा स्कोप रखता इसलिए है बिकॉज सीए के लिए, सीएमए के लिए अलग एरिया है ना सर, अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का, फाइनेंस का। तो सीएस का मेन एरिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कुछ ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जो सीएस फोकस करके कर सकता है। बहुत कंपनी तो ऐसा भी करते हैं कि जहाँ सीएस मैंडेटरी है वो तो रखना ही पड़ेगा सर, बट जहाँ पर जरूरी नहीं है वो लोग सीएस ही करा लेता है। लेकिन मैंडेटरी जहाँ है एज पर रूल्स, वहाँ पर सीएस रख के ही करना पड़ता है। दिस इज द रूल्स। ओके,
चलो सर स्क्रीन शेयर करते हैं और कॉर्पोरेट लॉ का डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, तो कॉर्पोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट का जो इंट्रोडक्शन एरिया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लास्ट वीक ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, मैं बस कॉर्पोरेट लॉ के बारे में डिस्कशंस किया था, कॉर्पोरेट लॉ क्यों पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये सब मैटर में मैंने डिस्कशंस किया था। और थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन एरिया, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ है क्या, कॉर्पोरेट लॉ में कितना सेक्शंस है, कितना चैप्टर्स है, कितना शेड्यूल्स है। हाँ सर, जिनका लास्ट क्लास मिस है, जैसे नॉयनी का मिस होगा या फिर किसी का अगर मिस हो चुका है, उनको जस्ट मैं इतना बोलूँगा कि सर प्लीज़ एक बार लास्ट क्लास मेरे से लेके कर लीजिए, कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ लीजिए सर, ठीक है। तो सर करेंटली हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं फीचर्स पे, किस पे डिस्कशन कर रहे हैं जानते हैं, फीचर्स पे। फीचर्स के अंदर लास्ट वीक मैंने डिस्कशंस किया सेपरेट लीगल एंटिटी का, परपेचुअल सक्सेशन का, लिमिटेड लायबिलिटी का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीक डिस्कशंस किया था, मैं आज भी थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। बट आज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सर वो है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, सर वीवीआईपी टॉपिक सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को बताने के लिए कुछ केस लॉज होगा सर, क्या होगा सर, केस लॉज। अब ये केस लॉ क्या है सर, केस लॉ मतलब कंपनीज वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज से नहीं सर, फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, स्पेशली सर हमारा देश जो है करेंटली बिजनेस के बारे में जो करंट जो डेवलपमेंट हुआ है, ये बेसिकली ब्रिटिश से ही हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट किया है सर, स्पेशली रूल्स रेगुलेशंस पे। तो ब्रिटिश ने जिस तरह से कंपनी को चलाने के लिए, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस भारत में रखता था, और बाद में सर जब ब्रिटिश हमारे हमको छोड़ के चला गया ठीक है, तो ब्रिटिश एरिया में, ब्रिटिश लॉ में भी जो कुछ भी होता था उसे भी हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज किया, बिकॉज ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट कनेक्टेड रह गया सर लास्ट 200 ईयर्स में जो भी हुआ था। तो उसके कारण ब्रिटिश लॉ, केस लॉ में आप देखेंगे कि मैं जब भी बात करूंगा यूके लॉ के हिसाब से बात करूंगा, बिकॉज यूके में ये हुआ था, यूके में वो हुआ था। इस रिगार्डिंग में आपको भारत के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्यों जानते हो, बिकॉज कुछ मिसिंग है सर, गैप हो गया, भारत यहाँ पर मिसिंग है, इंडिया मिसिंग है, बिकॉज 200 ईयर्स में भारत में बहुत कुछ मिस हो गया, क्योंकि जो कुछ भी होता था एज पर यूके होता था, तो दैट्स वाई मिसिंग हो गया। और इसीलिए आज भी वो कॉन्सेप्ट, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है। बट इट्स ओके सर, ब्रिटिश का जो बिजनेस लॉ है ये काफ़ी डेवलप माना जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरा वर्ल्ड में बिजनेस को डेवलप, मतलब बेसिकली स्प्रेड करके ब्रिटिश अपना पूरा वर्ल्ड में अपना टेरिटरी बना लिया था, और जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब ये एक अलग सोच है, उससे पहले जैसे मंगोलियंस होते थे जिसको हम लोग मुगल बोलते हैं, इनका सोच अलग था, बिजनेस नहीं, वो बेसिकली एक अलग ही लेवल में एक्वायर किया था। बट ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट वार था, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस था, किसी भी तरह से दूसरे कंट्री का रिसोर्सेज को यूज करके अपना देश को बिल्डअप करना। और इसको करने के लिए जहां जहां बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस के लिए रूल्स रेगुलेशन जो जरूरी पड़ा वो किया। तो ऐसा काफी सारा पुराना केस लॉज हम लोग आज बात करेंगे, और उसका इफेक्ट क्या है वो भी देखेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, ठीक है। भले ही ब्रिटिश जो भी पर्पस में आया हो, जो भी किया हो अपने अपने कंट्री में और हमारे देश में, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब सिक्का का दूसरा पहलू है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, मतलब देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट सर, कि कंपनीज को चलाने के लिए जो कॉन्सेप्ट ब्रिटिश ने हमारे लिए बिल्डअप किया, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा जो है ना सर उसको वो आगे लेके जाएंगे। तो इसमें कॉर्पोरेट विल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें केस है सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ठीक है। ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन कौन है सर, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन, इट्स अ वेरी फेमस केस। और ये केस आज का हमारा डिस्कशंस का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया में जाओगे या विकीपीडिया में जाओगे, जो ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है सर, अब यहाँ पर जाओगे तो आपको सोलोमन का केस नजर आएगा, दिखाई दे रहा है सर, हेलो। सब इतना बड़ा केस है, इतना फेमस केस है कि इसका विकीपीडिया भी है, ठीक है, मतलब इंसाइक्लोपीडिया में इसका जगह है। इट्स अ वेरी ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट एक केस लॉ है कंपनीज लॉ के हिसाब से, ठीक है। सर लैंडमार्क केस माना जाता है सर।
लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, और उसके बाद कंपनीज मैनेजमेंट वगैरह में काफ़ी चेंजेस आया है सर। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, मैं क्यों यूके के बारे में थोड़ा बात कर रहा था समझते सर, क्योंकि सर आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई हो रहा है इंडिया में, यूके बार बार क्यों आ रहा है। मेरे मन में तो ये प्रश्न आता है कि आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सर, जब एजुकेशन इंडिया का है तो फिर यूके क्यों। यूके के पीछे रीजन तो आपको समझ में आ ही रहा है ना सर। हेलो, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो ना सर। चल में सर, बोलो सर, आप लोगों का हाँ ना मुझे काफी मोटिवेट करता है सर। यस नो कुछ तो बोलो। স্যার অরিজিনালি তো এটা ল্যাটিন, মানে ল্যাটিন থেকেই তো ইউকে নিয়েছে এইসব লটা। हाँ यू कैन से दैट सर। ठीक है, मैक्सिमम केस में वो सब ये सब यूके मतलब लैटिन इन द सेंस इटली। ठीक है, लैटिन इन इटली द স্যার। सेंस इटली एंड ग्रीस एरिया को लैटिन एरिया कहा जाता है। तो मेनली वो लोग उसी एरिया से लिया है, बिकॉज यूरोप में लास्ट 1000 ईयर्स में जो मेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा रहा है, या मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स, गवर्नमेंट रन कैसे हो सकता है, उसमें सबसे बड़ा जो मतलब यूरोप में जो इम्पोर्टेंस पड़ा था वो है रोमन एम्पायर का। ठीक है, और रोमन एम्पायर का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो पूरा यूरोप में बड़ा ही इफेक्टिव है सर। ठीक है, और रोमन एम्पायर का रूल्स रेगुलेशंस चाहे वो बिजनेस हो, सिविलाइज मैटर के ऊपर हो, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, वो पूरा का पूरा यूरोप में फैला है। और बाद में जब ब्रिटिश यहाँ से यहाँ से जब वो लोग उठ के हमारे यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, इंडिया पहुंचा था, तो वो भी सिमिलर रूल्स रेगुलेशन से इंडिया को चलाया। और बाद में जब बिजनेस का मैटर आया तो वो भी वो लोग किया। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि सर हमारा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। सब था सर, सब था, बस हम लोग अभी आजकल भूल गए और याद नहीं करना चाहते। कोई करना चाहता है तो दूसरा बात आ जाता है। हमारा एक यूनिवर्सिटी था सर, दो दो बड़ा यूनिवर्सिटी था, बहुत सारा था, एक था, एक आज के पाकिस्तान में आ गया, तक्षशिला बोल के, बंगाली में बोलते हैं तक्षशिला। और एक था हमारे बिहार में नालंदा। तो फेमस यूनिवर्सिटी, आज जैसे हम लोग हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया का बात करते हैं, तब दुनिया तक्षशिला या नालंदा का बात करती है। ये सब, तब ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड का जन्म तो छोड़ो, ये सब जंगल था, इंग्लैंड में इंसान नहीं रहता था ठीक है, जंगल था सर। तो ये तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, तेरा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, विक्रमशिला, यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। लेटेस्ट में तो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला और पुराना है, तक्षशिला इज 3000 ईयर्स एगो, और नालंदा 1000 ईयर्स एगो। ठीक है, 500 to 1000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो नालंदा में प्रॉब्लम ये हो गया सर, जब मुगल इन्वेशंस वगैरह, अफगान इन्वेशन चालू हुआ, तो नालंदा को जला दिया गया था। कहा जाता है सर, जो प्रूफ मिला है उसमें, नालंदा में इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस का किताबें होता था, मतलब नॉट जस्ट रूल्स रेगुलेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ किताब जो नालंदा यूनिवर्सिटी में था सर। ठीक है, कहा जाता है कि किताब को जलते जलते 3 महीना लग गया था, तब जाके नालंदा का, मतलब तब भी वो खत्म नहीं हुआ था, मतलब ये था नालंदा। अब देख रहे हो ड्राइंग्स। ठीक है, कभी हो सके तो विजिट कीजिएगा सर। ठीक है, देखने के लिए नहीं मत जाना सर, इसको फील कीजिएगा। एज ए इंडियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है हमारा भारत, क्या था हमारा भारत, कि आज भी इसका खत्म होके भी जो खत्म नहीं होता, ये है भारत। ठीक है, खत्म हो गया है पर फिर भी देखो, हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भाई तुम हमें भूलना चाहते हो बट हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। ठीक है, इट्स लाइक दैट सर। तो ठीक है, अब छोड़ो, इतिहास में नहीं जाना। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, आई अंडरस्टैंड सर, क्योंकि मुझे ना दूसरे की चीज से ना अपनी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए बोलते बोलते थोड़ा बोल देता हूँ, बट कोई बात नहीं सर, चलो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी पढ़ेंगे, और आप लोगों को सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस लॉ भी बताएंगे। ठीक है, कि सोलोमन ने इंग्लैंड में क्या किया था। ठीक है, आप देख सकते हो व्हाइट चैपल हाई स्ट्रीट 1905 एक बिजनेस का केस है। तो क्या आपको सोलोमन का केस ही पहले सुना दे क्या। चलो सर, पहले केस ही सुना देते हैं कि सर, पहले आपको केस लॉ बता देंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग कंपनी लॉ के साथ कनेक्ट भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, पहले केस नहीं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। জয়েন করলাম यस नवनील। ओके। একটু লেট হয়ে गल ओके ठीक। तो जैसे कि लास्ट वीक का जो क्लास हुआ था, उसमें हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लिया था सर। जैसे कि हमारा करंट जो कंपनी लॉ है, ये लेटेस्ट में 2013 में आया है सर।
जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ था तब हमारा कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, ठीक है। उससे पहले ब्रिटिश एरा में 1913, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज एक्ट चला है 1892, ठीक है, वो ब्रिटिश एरा में चला है, वो जरूरी नहीं है अभी आप, ठीक है, वो इतिहास हो गया है। लेकिन सर 1956 अभी भी इतिहास नहीं हुआ सर, इसका इस्तेमाल या यूज आज भी है। देखिए दिस इज नॉट हिस्ट्री, ठीक है, ये अभी भी जिंदा है। मतलब अभी भी 1956 में बहुत सारा कंपनी है जो 1956 एक्ट के हिसाब से चल रहा है, बट सर धीरे धीरे सारा कंपनीज 2013 एक्ट के हिसाब से ही चलेगा या उसी हिसाब से काम करेगा, ये धीरे धीरे बन जाएगा। ऑलरेडी चालू हो चुका है, जो भी न्यू कंपनी आ रहा है वो 2013 में ही आएगा, बट अगर कोई कंपनी 1956 के साथ बना हुआ है तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस 2013 के हिसाब से लाया जा रहा है सर। ऑलरेडी हो गया काफ़ी, बट थोड़ा थोड़ा अभी भी है। बट इसका कैसे पता किया सर? अगर आप हमारे देश में कंपनी चलाने के बारे में जानना चाहते हो तो आपको विजिट करना होगा MCA के पेज में। सर व्हाट इज MCA? सर mca.government.in, सर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर्स। हेलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ठीक है, मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ सर, आप लोग अपना इंटरेस्ट को बढ़ाओ और ज़रूरत पड़ने से आप यहाँ विजिट करो, ठीक है, इस वेबसाइट में जाओ और नॉलेज गैदर कर सकते हो। तो अगर आप एक्ट्स एंड रूल्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको कंपनीज एक्ट नज़र आएगा, और जैसे आप कंपनीज एक्ट में जाओगे तो यहाँ पर देखो दो एक्ट नज़र आ रहा है, एक कंपनीज एक्ट 2013 और एक कंपनीज एक्ट 1956 नज़र आ रहा है सर। हेलो सर स्क्रीन शेयर नहीं है। क्यों स्क्रीन शेयर नहीं? स्क्रीन शेयर तो है इनकी, रीजॉइन करो एक बार, रीजॉइन करो एक बार सर। बाकी सबको स्क्रीन शेयर है ना सर? यस सर। ओके सर। देखो अब है, हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अब देख सकते हैं सर यहाँ पर, ये देखो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, आपको दोनों एक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, 2013 1956। तो ये इतिहास नहीं बना है सर, इसका यूज अभी भी है। आप चाहो तो जो भी एक्ट का ओरिजिनल PDF कॉपी आप यहाँ से गवर्नमेंट साइट से भी ले सकते हो, ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है, अभी पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग ये भी चीज़ जाना था लास्ट वीक कि कंपनीज एक्ट जो है 2013 जो लेटेस्ट में है सर, ये 470 सेक्शन के साथ है सर, 470 सेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन क्या है? जहाँ पर लॉ के बारे में लिखा हुआ होता है, और इसके लिए लिस्ट है सर, जो शेड्यूल कहा जाता है, इसमें 7 शेड्यूल्स है। तो याद रखिएगा, ये याद रखने का चीज़ है कि आप, हमारा जो करंट कंपनी लॉ है इसमें 7 शेड्यूल्स है एंड टोटल 470 सेक्शंस है। तो आप ऐसा समझो कि आपको 470 सेक्शंस में अच्छा नॉलेज चाहिए, ठीक है, और इसके साथ कुछ कनेक्टेड सेक्शंस भी होते हैं सर, ठीक है। एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, तो पूरा एक्ट जो है इसको 29 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। एंड सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स। द कंपनीज एक्ट 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of the minority investors, मतलब जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होता है ना सर, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, वहां पर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर का पैसा एक सही हाथ में रहे, और इन्वेस्टर को पैसा को लेके ना, इन्वेस्टमेंट जो होता है सर हमारे मार्केट, मतलब आप लोग सुने होंगे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पब्लिक जो पैसा डालते हैं ना सर, ये कंपनी को देता है। अब क्वेश्चन इज दैट ये कंपनी हमारा पैसा को लेके कुछ मिसयूज ना करे, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इज अलग बात, ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट रिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट कम से कम करप्शन तो ना हो, ठीक है। तो strengthen the interest of minority investors and for the first time legislate the role of whistleblowers and provisions related to class action suit। whistleblower कौन है? कई बार हम लोग कंपनीज में देखते हैं सर, ये सब स्टॉक मार्केट एरिया रिलेटेड एरिया में बहुत ज्यादा चर्चा होता है, ये सब स्टॉक मार्केट एरिया का बात बार बार क्यों आ जाता है सर? एक्चुअली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट को, मार्केट के बारे में मार्केट में बहुत सारा ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है सर, कि स्टॉक मार्केट ये है वो है, यहाँ पर लोग जुआ खेलता है, समथिंग लाइक दैट। यस थोड़ा बहुत होता है, इग्नोर नहीं कर सकते बात को, लेकिन सर मार्केट इतना भी खराब जगह नहीं है, ठीक है। मार्केट में कंपनी चलता है, कंपनी मार्केट से
कैपिटल रेज करता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट का मतलब मिस यूज करते हैं। क्या है ना, सपोज से फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर हो, एम्प्लॉय हो, से फॉर एग्जांपल आप टाटा के एम्प्लॉय हो, आपको टाटा का अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है। आप क्या करते हो कि टाटा का इन्फॉर्मेशन आप बाहर हुए किसी को जिसके पास बहुत सारा पैसा है, आप उसको ना मतलब मार्केट में लोगों को पता चलने से पहले, लीगल वे में पता चलने से पहले आप इलीगल वे से इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह का बात अच्छा नहीं है। एक कुछ वेब सीरीज वगैरह आया है हर्षद मेहता के ऊपर, देखा है आप लोगों ने किसी ने? ক্যাম 1992 कैम 1992 মনে ছিল यस सर 1992 वेब सीरीज भी है, एक मूवी भी बना है अभिषेक बच्चन का। हाँ बोलो। স্যার একটা জিনিস ছিল যে স্যার এই যে ধরুন এক একটা কোম্পানি যে মার্কেটে যে শেয়ার ইস্যু করে হুম, তারা তো ক্যাপিটালের উপর বেস করে দেয় ওটা। হুম, এবার ধরুন ধরুন একটা পার্সেন্টেজের শেয়ার তো বলে যে 30% শেয়ার ইস্যু করছে মার্কেটের জন্য কি 40% যাবতীয় একটা বলে। হুম, হুম। সেটা কি স্যার মানে একটা কোম্পানি 100% শেয়ার হয়, ধরুন 40% শেয়ার যদি পাবলিক ইস্যু করে তাহলে কি তার মানে টার্গেটে 60% শেয়ার থাকবে হিসাব মতো? है कंपनी के हाथ में रहेगा, वो कंपनी कभी भी बाद में यूज कर सकता है। হ্যাঁ, এবার ধরুন 60% এর শেয়ারটা রইলো, এবার তার মধ্যে ধরুন দুটো পার্টনারের মধ্যে একজনের 20% একজনের 40% শেয়ার আছে। हम्म। মানে প্রথমে স্টার্টিং এ হয়তো তাদের 40-60 ছিল, এবারে সেই হুম, ক্ষেত্রে ধরুন সেটাকে মার্কেট ইস্যু করলো 40%, তখন এবারে হুম, ওদের নিজেদের উপর ডিপেন্ড করে ছাড়বে যে কে কার থেকে কত পার্সেন্ট ছাড়ছে, হুম, এরকম হচ্ছে। আবার হুম, একটা স্যার দেখছিলাম যে হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যেটা হয় যে হুম, 51% উপরে হোল্ডিং করতে হয়, তবে সে কোম্পানি হাতে এই কোম্পানি দায়িত্বটা পুরোটাই ওদের হাতেই থাকে, চালনা পরিচালনা যেটা করে। ओके। সেই ক্ষেত্রে স্যার ধরুন একটা কোম্পানি 60% শেয়ার রয়েছে আর একটা কোম্পানি যে সাবসিডিয়ারি হয়ে রয়েছে সে 40% শেয়ারে রয়েছে। এবার যদি সেই কোম্পানি পাবলিক ইস্যু করে 30%, তাহলে তখন 30% কিসের উপরে যাবে সেই ক্ষেত্রে? पब्लिक इशू যদি করে किसের উপরে যাবে? पेरेंट कंपनी के ऊपर जाएगा। मतलब देखो तुम सब्सिडरी होल्डिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, হ্যাঁ, ठीक है। तो ये बेसिकली सब्सिडरी होल्डिंग का जो बात तू कर रहा है, ये पेरेंट कंपनी जो रहेगा उसके ऊपर मार्केट में पेरेंट कंपनी का टोटल शेयर कितना है, पेरेंट इन द सेंस जो তাহলে मेन दी होल्ड जो होल्डिंग है, 60% ठीक है। শেয়ার আছে তার উপর থেকে बेसिकली ওটা डिपेंड করে দিতে यस, পারবে, सब्सिडरी के 40% बेसिस এর में মধ্যে नहीं, হাত দিতে পারবে। होल्डिंग के আর बेसिस যদি में होगा। আর যদি সব পার্টনারে থাকে, ধরুন দুখানা ওনার আছে, একটা কোম্পানি ধরুন টাটা কোম্পানি দুটো ওনার ধরে নিলাম, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুটো ওনারের যে পার্সেন্টেজ তখন যদি পাবলিক ইস্যু করে সেই ক্ষেত্রে তারা বুঝে পাবলিক ইস্যুটা করতে পারবে কার থেকে কত পার্সেন্ট শেয়ার इंडिविजुअली है। इंडिविजुअली को। इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, मैं आगे आगे ठीक है, डिस्कस करूंगा। होल्डिंग सब्सिडियरी में आऊंगा ना, ठीक है, हाँ, तब मैं वही ना बात सर करूंगा। ওই জন্য इट्स ओके संपद, नो नो इशू, बट इट्स टू अर्ली। अभी थोड़ा सा मुझे बेसिक्स थोड़ा कंप्लीट करने दे। जैसे जैसे मैं एडवांस टॉपिक में जाऊंगा तब तुम लोग ऐसे एडवांस एडवांस जो क्वेश्चंस है मैं लूंगा सर, ठीक है। ये बहुत बेसिक चर्चा कर रहा हूँ अभी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, तो विजल ब्लोअर्स के बारे में मैं जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा था आप लोगों को कि विजल ब्लोअर्स कौन है। मतलब बेसिकली जो कंपनी का डेटा को मैनिपुलेट करके बाहर में छोड़ता है ना, उनके अगेंस्ट में होता है विजल ब्लोअर्स। इनका नाम, इसका नाम जो है ना मार्केट में किसी को पता नहीं चलता कौन है विजल ब्लोअर्स। बेसिकली ये इस तरह का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो बाहर निकलता है ना उनका बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर देता है, ठीक है। मतलब ये अच्छाई के लिए करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोविजंस है सर जो करंट कंपनी लॉ, करंट बिजनेस लेवल को टैकल करने के लिए किया है। धीरे धीरे आप लोग ये सब मैटर में ना और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। संपत जैसे एडवांस सवाल कर रहे हैं ऐसे एडवांस सवाल भी आप लोग भी सभी सभी को ही करोगे। सो वेट सर, ठीक है, बाद में बात करते हैं। अच्छा लास्ट वीक मैंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज लॉ के बारे में भी मैंने बात किया। इसका कंपनी का मतलब और उसका फीचर्स के बारे में भी मैंने बात किया। सर कंपनी का एक फीचर्स था कि उसमें से ऐसे मेन फीचर जो है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अलग और उसका, बोलो सर, कंपनी एंड इट्स उसका मेंबर्स, ओनर अलग। यस बोलो ओनर है ना, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और ओनर्स दे बोथ आर डिफरेंट, है ना सर, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को एक लीगली सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स के हिसाब से एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि, माना जाता है मतलब कोई मान्यता नहीं है, एज पर लॉ है कि कंपनी एज पर लॉ डेवलप किया जाता है। और कंपनी जब एक बार बन गया तो कंपनी के नाम पे हम लोग जमीन खरीद सकते हैं,
कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं किसी के साथ, कंपनी के नाम पे, मतलब कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करता है, बट नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कंपनी तो कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है ना सर। नेचुरल ह्यूमन बीइंग कंपनी का ओनर है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग कंपनी का मेंबर्स है, बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी है, ठीक है, और कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, ठीक है। तो कंपनी को एक अलग अस्तित्व आता है सर, कंपनी बनने के बाद उसका एक अलग ही लेवल का अस्तित्व आ जाता है, ठीक है। अस्तित्व समझते हैं ना सर, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस, कंपनी का एक अलग लेवल का एग्जिस्टेंस आ जाता है, मतलब कंपनी अपने आप में ही एक एंटिटी बन जाता है। सो इसी केस में मैटर है सर, जैसे मानो एक रिलायंस, एक से फॉर एग्जांपल मानो रिलायंस का हेडक्वार्टर, ठीक है, मैं रिलायंस के हेडक्वार्टर में चला गया। अब रिलायंस का हेडक्वार्टर देख के हम बोलेंगे कि ये रिलायंस कंपनी है, चलो बहुत अच्छा बात, ठीक है। ये देखो ये जियो का ऑफिस है, लेकिन सर ये जियो का ऑफिस तो है, बट ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये लैंड होगा जो जियो के नाम पे होगा, बिकॉज जियो रिलायंस एंटिटी का ही एक पार्ट है, मतलब जियो रिलायंस ग्रुप का ही एक कंपनी, एक ब्रांड है। अब ये जमीन कंपनी के नाम पे होगा। अब जियो एज ए कंपनी या रिलायंस जियो एज ए कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, भले ही कंपनी मुकेश अंबानी या मुकेश अंबानी का बेटा बेटी चला रहा हो, बट कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट इज द रीजन कंपनी अपने आप अलग से एक अलग अस्तित्व बनाता है सर, अलग एग्जिस्टेंस बनाता है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीक थोड़ा ज्यादा डिस्कशंस किया था। तो सर आज का मेन फैक्ट क्या है सर, आज मैं आपको इसी मुद्दे पे सेम कॉन्सेप्ट में, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना चाहता। और वो डेप्थ क्या है सर, वो डेप्थ का कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ठीक है। या सबसे पहले तो कॉर्पोरेट वेल क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है, एक बार प्लीज मेरे से क्लास ले लेना, और प्लीज ये सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कंपनी का। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग, ओनर अलग। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ओनर मर सकता, मतलब कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टर मर जाएगा, सीईओ मर जाएगा, ओनर का डेथ हो जाएगा, मैं थोड़ा सा स्लैंग यूज कर रहा हूँ, मर जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओनर का डेथ हो जाए, ठीक है। ऐसे क्या है ना, हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि आप अगर देशी भाषा में बात करो तो इट्स साउंड स्लैंग, बट जब भी आप उसको इंग्लिश में बोल दोगे ना तो साउंड गुड हो जाता है। ये हार्डकोर ट्रूथ है सर, क्या करें, ठीक है। देखो मर जाओ बोले तो स्लैंग लगेगा, लेकिन डेथ बोलो साउंड गुड हो गया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट है, जोक से पार्ट सर। देखो तो परपेचुअल सक्सेशन क्या है, मतलब ओनर का डेथ हो जाए डजंट मैटर सर, सीईओ का डेथ हो जाए नो इशू सर। तो फिर बात क्या है सर, कंपनी चलेगा। नॉर्मल बिजनेस पे आपके घर के बगल में अगर मानो कोई बिजनेस है, उसका जो ओनर है अगर उसका डेथ हो जाए तो दुकान बंद, ये सर नो। हाँ अगर उसका बेटा दुकान को चलाएगा तो वो अलग बात, बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट में सोचो, एक इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओनर का डेथ हो जाए मतलब बिजनेस बंद हो जाता है, यस और नो। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर का डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म, लेकिन सर कंपनी में अगर सारा मेंबर का भी डेथ हो जाए तो भी कंपनी खत्म नहीं होता। ये कंपनी का एक स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें मैं लास्ट वीक एग्जांपल भी दिया था कैफे कॉफी डे के बारे में, याद है किसी को? सीसीडी का ओनर का डेथ हो गया सर, ठीक है, लेकिन सीसीडी आज भी चल रहा है, ठीक है। ऐसा और भी एग्जांपल्स होगा कि कंपनी का ओनर का डेथ हो गया, डायरेक्टर का डेथ हो गया है, बट कंपनी चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, अगर आप टाटा कंपनी का शेयर होल्डर हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, हम टाटा या रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर आप टाटा कंपनी का शेयर होल्डर हो तो टाटा कंपनी आपको शेयर के बदले क्या मांगेगा, ऑब्वियसली पैसा, ठीक है। शेयर क्या होता है, कंपनी का टोटल बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जो आप एज ए शेयर होल्डर लेते हो। अब कंपनी आपसे उतना ही शेयर ले सकता है जितने का कमिटमेंट कंपनी आपसे लेता है, एक्स्ट्रा कभी नहीं लेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, कंपनी का लायबिलिटी कंपनीज लायबिलिटी इज कंपनीज लायबिलिटी। अगर कंपनी के नाम पे मार्केट में लोन है तो जो कंपनी का ओनर है या मेंबर है वो कंपनी के लायबिलिटी पे लायबल नहीं होगा,
उतना लायबल होगा अगर कंपनी का कोई मेंबर का कोई पैसा मार्केट में बाकी है। आप लोग सभी कोई मोस्ट प्रोबेबली 11-12 में, मोस्ट प्रोबेबली 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब कंपनी अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट आता था सर कि कंपनी शेयर इशू करता है। हेलो, जैसे मानो एक 10 रुपये का शेयर है, ₹10 का शेयर, इस पूरा शेयर का दाम है 10 रुपीज। अब कंपनी मानो 1000 शेयर इशू करता है, 1000 शेयर इशू करता है, और आप किसी कंपनी का से फॉर एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड पर शेयर 10 रुपीज और 1000 शेयर इशू कर रहा है, तो आप 1000 शेयर एक्स लिमिटेड का बाई करना चाहते हो, मतलब सब्सक्राइब करना चाहते हो। नाउ पॉइंट इज दैट आप लोगों ने देखा होगा कॉल मनी होता है। अब 10 रुपीज को सबसे पहले एप्लीकेशन, हेलो, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, इस तरह से होता था ना सर। मे से फॉर एग्जांपल 2 रुपीज एप्लीकेशन में, 2 रुपीज अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज, और बाकी कितना रह गया 3, फाइनल कॉल में 3 टका। से फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, मतलब यू ऑलरेडी पेड 4 रुपीज बट स्टिल 6 रुपीज आपका पेंडिंग है, ड्यू है। तो ये ड्यू आपसे कंपनी ले सकता है बिकॉज ये कमिटेड था आपका, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आपसे कंपनी नहीं मांग सकता इन जनरल। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब मार्केट में कंपनी का लाइबिलिटी हो जाए तो इसका लाइबिलिटी ओनर पे उतना आ सकता है जितने का लाइबिलिटी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा है स्टार्टिंग से। अगर एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी कंपनी के एसेट सेल करके दिया जा सकता है, बट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स पे कभी इसका ऑब्लिगेशंस नहीं आता है। एक्सेप्शनल इज देयर सर, वेट एंड वॉच, बट इन जनरल सेंस में ये लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। आई होप इन सिंपल सेंस में आप लोगों को समझ में आया। हेलो, बोलो सर। सायनी, श्रद्धा, नयनी, आपका सनोन, बोलो सर। संपत, स्नेहेश, समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। सर ओके सर, ठीक है सर। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये मैं लास्ट वीक समझाया था इसे। और एक कॉन्सेप्ट है सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, ठीक है। कंपनी जो भी करेगा ह्यूमन के थ्रू से ही करना पड़ेगा ना, कंपनी का हाथ पैर नहीं होता है सर, ठीक है। कंपनी भले ही कितना बड़ा बिल्डिंग बना दो, बट है तो मतलब एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ना, है तो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। इसमें जान कौन डालता है सर? कहा जाता है घर घर तब बनता है जब घर में घर फैमिली होता है ना। आपका कितना भी बड़ा घर हो, डजंट मैटर सर, अगर उस घर में ह्यूमन बीइंग ना हो तो वो घर घर नहीं लगता है ना। कुछ लोग हैं हमारे देश में, कुछ समाज में बहुत बड़ा घर बना लेता है और सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया। अरे भाई, बहुत बड़ा घर बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फैमिली बोल के कुछ चीज़ होता है, ठीक है। तो अपने फैमिली के साथ कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए, नहीं तो बड़ा घर ही बिक जाएगा, उसमें कभी भी वो लाइफ नहीं आ सकता, ठीक है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब इतना रिच बनना चाहता है, इतना रिच बनना चाहता है, अपने फैमिली को भूल जाता है। ऐसा 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 इंसान के बारे में आप लोग देखते होंगे, हमारे सोसाइटी में मिलता है। मतलब तू पैसा पैसा करती है और पैसे पे तू मरती है, ठीक है। इतना पैसा पैसा किया, घर बनाया, बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने आप को हाई लेवल स्टेटस वाला फील कर रहा है, बट घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, लाइफ नहीं है। ह्यूमन कनेक्टिविटी जहाँ नहीं रहेगा, किस तरह का बात है सर? तो ये मैं थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान बांट दिया, सॉरी सर, लेकिन आप बात को समझो सर। बात सामाजिक ज्ञान का नहीं है, बात है कि कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, ठीक है। एंड कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट सू एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी को उसके नाम पे केस किया जा सकता है, कंपनी उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी के अगेंस्ट में भी केस किया जा सकता है, और कंपनी भी किसी के अगेंस्ट में केस कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा केस बना था, टाटा वर्सेस ममता बनर्जी। केस का बात होता है तो कितना सारा बात आ जाता है। ये देखो सर, on 3rd October 2008, after being meeting with Chief Minister, Ratan Tata declared his decision to move the Nano project out of West Bengal. Tata mentioned his frustration with the opposition movement at Singur project by late Trinamool. On that time ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं था सर, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के चीफ थे, ठीक है, मिसेस ममता बनर्जी। तो क्या हुआ था सर, प्रॉब्लम क्या हुआ था
टाटा सिंगूर कंट्रोवर्सी, ये भी एक बहुत ही मतलब फेमस केस है सर, ठीक है। इस केस में हमारे वेस्ट बंगाल में एक जगह है सर सिंगूर बोल के, अपना स्नेहेश, स्नेहेश अभी सिंगूर से ही है एक्चुअली, स्नेहेश आशीष नाকি, ডোন্ট ওয়ারি, আমি সিঙ্গুরের ব্যাপারে তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো না, তুই কিছুই জানিস না। স্নেহেশ আছিস? আওয়াজ পাচ্ছি না, নেই মনে হচ্ছে। ओके सर, टाटा सिंगूर प्रोजेक्ट अभी और नहीं दिखाई देगा क्या? अच्छा चलो सिंगूर तो चलते हैं। तो मैं आपको बस केस हुआ क्या था, मैं उसके बारे में बस इतना कहना चाहता कि किस तरह से कंपनी के साथ केस बना था वो बताने के लिए। सिंगूर ज्यादा दूर नहीं है सर यहाँ से, एक्चुअली पहले बोला गया था कि एक यहाँ पर एक्चुअली मतलब फैक्ट्री बन चुका था सर, ठीक है। आप देख सकते हो ये रियल इमेज है कि यहाँ पर टाटा नैनो का फैक्ट्री बनने वाला था। अब कोई बोलेगा सर नैनो तो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो अच्छा हुआ है कि फैक्ट्री नहीं हुआ। सर प्रॉब्लम क्या था, मैं आपको बस 2 मिनट में केस समझा देता हूँ। ये जो लैंड है ना सर, ये जो ज़मीन है यहाँ पर, ये लैंड बेसिकली एग्रीकल्चरल के लिए अच्छा लैंड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर साल में 3 टाइम्स एग्रीकल्चर होता है। तो कोई कोई बोलता है कि सर नहीं, पूरा एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी वाला है जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यही एक्चुअली स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है बट यही स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि पहले सीपीआईएम गवर्नमेंट था उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में, मतलब ऑन दैट टाइम सीपीआईएम गवर्नमेंट, मतलब हमारा वेस्ट बंगाल का जो लीडिंग मतलब पार्टी था जो वेस्ट बंगाल को चला रहा था, दैट इज सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है। अब सीपीएम के टाइम पे वो 2011 के आसपास का बात है, 2008, 9, 10, 11 के टाइम का बात है। उस टाइम पे सीपीआईएम ने टाटा को जमीन दिया और बोला कि आप नैनो का फैक्ट्री, टाटा को जमीन चाहिए था और बंगाल में बहुत दिनों से कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा था, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं था, तो इनको कोलकाता के आसपास एक जमीन चाहिए था। तो कुछ 600 एकड़ का लेके प्रॉब्लम था, मतलब जरूरत था ऑलमोस्ट 600 एकड़, पहले 400 एकड़ एंड बाद में अनदर 600 एकड़, टोटल 1000 एकड़ के आसपास का कुछ मैटर था। और यहाँ पर सिर्फ टाटा का ही नहीं, टाटा एंड टाटा रिलेटेड फैक्ट्री जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल के लिए चाहिए, इतना बड़ा जगह चाहिए था। तो पहले जमीन तो ले लिया सर, पहले जमीन तो ले लिया, बट उसके बाद ममता दीदी आके बोला कि यहाँ पर फैक्ट्री बनने नहीं देंगे, बिकॉज ये किसानों का जमीन है, जबरदस्ती लिया गया है, ठीक है। तो बात ऐसा है सर, जबरदस्ती टाटा जमीन नहीं ले सकता, आई मोस्ट प्रोबेबली एक बिजनेसमैन नहीं करेगा। तो एक बेसिकली देखो, एक बिजनेस जहां पर भी बनेगा ना, वो एरिया शांति वाला होना चाहिए। बिजनेसमैन को ना ये बात बात में ना झंडाबाजी, है ना, झगड़ाबाजी, ये सब पसंद नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस में ध्यान देगा कि बात बात में पॉलिटिकल मैटर को सॉल्व करेगा। अब ममता दीदी ऑन दैट टाइम ऑपोजिशन में थे, उनके लिए भी एक मास्टर कार्ड आ गया सर, ट्राम कार्ड बोल सकते हो, कि एक तो सीपीएम ने क्लियरली बताया नहीं, सीपीएम का भी गलती था, क्लियर कार्ड बात सामने नहीं रखा, ठीक है। फैक्ट्री बनने से पहले क्लियरली डिस्कशन नहीं किया, ठीक है, ऑपोजिशन के डर से। लेकिन जब फैक्ट्री का सेटअप बन गया उसके बाद सब खबर सामने आ रहा है। अब तब ममता दीदी का ऐसे ही चांसेस बढ़ रहा था, बिकॉज सीपीआईएम का गवर्नमेंट का बहुत दिन हो गया था, मतलब कंटिन्यूअसली 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स सीपीआईएम वेस्ट बंगाल में शासन कर लिया 34 था। ইয়ার্স মতো ছিল। यस 34 ईयर्स में गया, 30 ईयर्स ऑलरेडी कवर हो चुका था। और हाँ। मतलब 2008 से ये प्रॉब्लम मेनली अराइज हुआ। अब देखो फैक्ट्री बन गया, फैक्ट्री सेटअप बन गया, प्रोडक्शन होने वाला है। अब जब हो गया तो हो गया, बनने दे देता है यार, नहीं बनता तो अलग बात। लेकिन सर एक मतलब ममता दीदी का इशू था कि ये एग्री लैंड है, और एग्री मतलब इसीलिए स्लोगन आया था माँ माटी मानुष, ठीक है। ममता दीदी का जो स्लोगन था वो माँ माटी मानुष का स्लोगन था। तो ममता दीदी माँ माटी मानुष के स्लोगन में एग्रीकल्चरल लैंड को जबरदस्ती एक्वायर करने के बारे में बता के एक चारों तरफ एक बेसिकली कियोस्क क्रिएट किया गया। और फिर टाटा ने सिंपल बोला कि मैं जमीन छोड़ के, मतलब जमीन नहीं छोड़ूंगा, बेसिकली टाटा ने ही बोला कि मैं बंगाल छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे बंगाल में फैक्ट्री नहीं लगाना है। और वो जो टाटा गया सर, ठीक है, उसके बाद से कोई भी नहीं आना चाह रहा वेस्ट बंगाल में, बिकॉज वेस्ट बंगाल में ना एक एंटी बिजनेस मूवमेंट बन गया है।
एंटी कंपनी मूवमेंट, एंटी कॉर्पोरेट मूवमेंट, या फिर मतलब यहाँ पर बिजनेस बनाने के लिए हर कोई डरता है सर। क्यों? बिकॉज ये वेस्ट बंगाल एक अपना नेगेटिविटी खुद ही बना दिया। पहले सीपीएम ने भी खुद ऐसा किया था। सीपीएम के टाइम पे वो झंडाबाजी कर करके क्या किया था जानते हो? मतलब हर फैक्ट्री में यूनियन कॉन्सेप्ट लगा दिया था कि मतलब ओनर के अगेंस्ट में यूनियन का कॉन्सेप्ट। ऐसे यूनियन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट बाद में नहीं। मतलब हर 2 मिनट में यूनियन बाजी। अब भाई कंपनी चलेगा, फैक्ट्री चलेगा, तब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट रहेगा ना। अब कभी कभी डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, बट इतना भी ज्यादा यूनियन के पास पावर नहीं होना चाहिए थ्रू पॉलिटिकल फोर्स कि इंडस्ट्री ही बंद हो जाए। तो सेम प्रॉब्लम सीपीएम ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और गंगा किनारे हमारा जूट मिल्स, हमारा और भी फैक्ट्रीज, ये एक एंटी बिजनेस मूवमेंट तब भी चालू हो गया था। उसके बाद ममता दीदी ने उसी मतलब सीपीएम के खेल में सीपीएम को ही हराया। मतलब सीपीएम उसको सुधारने का कोशिश कर रहा था, बट ममता दीदी उसी के खेल में उसी को चितमार कर दिया। अब अल्टीमेटली जिसका लॉस किसका है? पॉपुलेशन ऑफ बंगाल का लॉस है। तो ये बाद में इस जमीन को लेके जो विवाद था, इसको कोर्ट में केस हुआ। फिर अल्टीमेटली टाटा ने मैटर को ज्यादा कुछ नहीं किया, और फिर डिसीजन हुआ कि ममता दीदी जीत गया, टाटा मैटर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और बाद में इस ज़मीन को वापस एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के बारे में बोलने के लिए बोला गया कि आप फिर से इस ज़मीन को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दो। अभी ये सेटअप कुछ नहीं है, मुझे जितना खबर है, ठीक है, ये सब सेटअप एकदम डायनामाइट से उड़ा दिया गया, ठीक है, और इसको फिर से एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने का बात चल रहा है, या फिर कुछ और करेगा, आई डोंट नो, जो भी करेगा। बट सर ये भी স্যার মাছের ব্যবসা করছে তো? क्या करेगा? স্নেস বলছিল যে মাছের ভেরি করবে না কি করবে বলছিল ওটাতে। हाँ कर सकता है सर, कर सकता है, माछ का भेड़ी बन सकता है, ठीक है, मतलब फिशिकल्चर सर, ठीक है, फिशरीज बनाएगा, कर सकता है, करने दो, वाटर बॉडीज बहुत अच्छा है, फिशरीज करो, जो भी है करो यार, ठीक है, ठीक है, नैनो चला गया कोई दिक्कत नहीं है, बट करो कुछ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब यही है हमारे देश का एक प्रॉब्लम है कि कोई किसी का बात नहीं सुनता, मतलब স্যার এগ্রিকালচার না, ওটা ওটা ওয়াটার পার্ক করবে বলছিল, বিশাল বড়। वाटर पार्क, अच्छा ठीक है, तो वही करने दो सर, करो कुछ तो करे यार, कुछ तो करे। তাও স্যার বিজনেস তো ওটা না, টাইপ ওটাও তো हाँ ठीक বিজনেস। है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, बिकॉज हमारे वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल से लोग मतलब काम के चलते कहाँ कहाँ जाके लेबर का काम कर रहे हैं सर, 10,000 5,000 के लिए, ওটা তো বাই ठीक है, পার্ক কাম ওয়াটার পার্ক এরকম করবে বলছিল। ठीक है, जो करना है करने दो सर, मतलब अब जो हुआ हुआ, अब इतिहास में बार बार जाके फायदा नहीं है। लेकिन सर मैं आपको इतिहास नहीं समझा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि कंपनी के साथ किस तरह से कंपनी केस कर सकता है, कंपनी के अगेंस्ट में केस हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो सर, ये सब लाइन ना, लाइन नहीं है, लाइफ है। क्यों बोलो तो आप लोगों को लगेगा कि कोई लॉ का थ्योरी पढ़ रहे हैं या लॉ का प्रोविजंस है, बट क्या ये सच में लॉ का प्रोविजंस है? सब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जो कुछ भी है इट्स इन आवर डेली लाइफ, दिस इज इन आवर डेली लाइफ। आप अगर थोड़ा सा नजर रखोगे, हर 2-2 मिनट में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है। रिसेंटली एक स्कैम हुआ, पता है आप लोगों को? वीवो का एक प्रॉब्लम हुआ है, हमारा एम्बेसी के साथ, चाइनीज एम्बेसी के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। वीवो चाइनीज एम्बेसी, खबर है आप लोगों के पास? ये बहुत बड़ा केस बना है सर। अब इसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टेड, ये देखो सर, ईडी रेट्स डिस्टर्ब बिजनेस, हार्ट्स एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, चाइनीज एम्बेसी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कुछ घोटाला चल रहा था, चाइनीज एम्बेसी ऑफ इंडिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, और वहां पर हमारे इंफॉर्मेशन एनफोर्स डायरेक्टरेट ने धावा मारा, ठीक है, बेसिकली रेड किया, ठीक है। जैसे ही रेड किया, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर इनके पास खबर था, ठीक है, इनके पास खबर ये था कि चाइनीज एम्बेसी के साथ जुड़ के हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज लोग, आप समझ रहे हो सर, हमारे देश का CA CS लोग मिलके वीवो फोन के साथ जुड़ के कश्मीर का कुछ मतलब फेक इंफॉर्मेशन बना के कुछ तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इसका अभी डिटेल्स डिस्कशंस नहीं करना चाहता, मैं कभी डिटेल्स में आपको बोलूंगा, आप चाहो तो इसके बारे में खोज खबर लेना चालू कर दो कि वीवो में क्या हुआ है, ठीक है, और चाइनीज एम्बेसी में वीवो के साथ क्या हुआ है। मेनली जो भी केस कुछ भी हुआ है,
इसमें हमारा मतलब हमारे रेस्पेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, यही लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में साथ दिया है। मे बी अभी प्रूफ नहीं है, इसलिए मे बी बोलना पड़ेगा। अभी जब तक फाइनलाइज नहीं होता है तब तक मैं आपको कंफर्म तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट आप इस केस में आप लोग कनेक्टेड रह सकते हो सर, ठीक है। मतलब जो भी है बेसिकली ये इंडियन सिक्योरिटीज को लेके प्रॉब्लम है और चाइनीज एम्बेसी में कुछ तो प्रॉब्लम है सर। Ideon Tuesday has raided 44 locations of Chinese smartphone manufacturer Vivo and enterprise linked to it, a part of PMLA Prevention of Money Laundering Act violation. Basically money laundering मतलब इलीगल मनी इधर उधर दिया जा रहा था, ठीक है। द प्रूफ वाज लॉन्च आफ्टर, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब भी बनेगा ना आप समझ लेना इसमें कोई ना कोई बड़े फाइनेंशियल नॉलेज वाला इंसान रहेगा, ठीक है, जिसको लॉ का नॉलेज हो, जिसको अकाउंट्स का नॉलेज हो, फाइनेंस का नॉलेज हो। तो CS का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो देश का काम करना चाहिए सर, देश के पीछे गद्दारी थोड़ी करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरा मतलब कौम का नाम खराब होता है जैसे, ठीक है, उसी तरह का कुछ प्रैक्टिसिंग गलत लोगों के कारण एक पूरा प्रोफेशन का नाम खराब होता है, ठीक है। तो जो भी हो आप लोग इसके बारे में खबर लेना चालू करो सर। तो कंपनी इस लेवल में बहुत कुछ दिन रात हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे कनेक्टेड हो जाओगे ना आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। ओके सर, मैं आपको कैरेक्टर के बारे में काफ़ी सारा बात फिर से रिवाइज कर दिया। सर आज क्या बोलोगे? सर बोलने के लिए तो इतना कुछ है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। सर कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। कहानी सुन सुन के आप लोगों को कहानी सुनने का ना आदत हो गया है, इतना आदत अच्छा नहीं सर। सर आप बोला कम कर दो, हम लोग भी सुनेंगे नहीं। ओके सर, मैं भी कहानी सुनाना बंद कर दूंगा। सर व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल्थ? Sir, corporate wealth refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. सर अभी मैं आपको एक कैरेक्टर बताया कंपनी का, क्या कैरेक्टर? कि कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग और कंपनी का ओनर अलग, है ना सर, अभी आपको कुछ देर पहले बताया। नाउ तो फिर व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? सर क्वेश्चन इज दैट कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? सर जब जरूरत पड़ेगा ना ये बीच का पर्दा को उठाया जाएगा। अब आपके मन में चल रहा है कि बीच का पर्दा कैसे उठाएं? The term corporate veil refers to the concept that members of the company are shielded from liability. Members of the company, the term corporate veil refers to the concept that the members of a company are shielded from liability connected to the company's action. If the company incurs any debts or contravenes any laws, अगर कंपनी किसी भी तरह का डेब्ट करता है, डेब्ट करना मतलब लोन करता है, या फिर कंपनी कोई लॉ को तोड़ता है, द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर्स। कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी। आप बात को समझे सर? अभी आपको क्या मैं बोला कि कंपनी अलग, मेंबर अलग। कंपनी के अपने नाम पे लैंड होता है, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी के नाम पे केस हो सकता है, कंपनी किसी के अगेंस्ट में केस कर सकता है, कंपनी को भी कोई केस कर सकता है, केस सू कर सकता है। तो इसी पॉइंट में बोला जा रहा है, तो फिर अगर मार्केट में लोन कंपनी ने ले लिया, कंपनी के नाम पे अगर लोन क्रिएट हुआ है तो उसका लायबिलिटी भी कंपनी ही लेगा। हेलो, अगर इतना सारा पावर एक कंपनी को मिलता है तो फिर मार्केट में डेब्ट होगा तो कंपनी का है। अगर कोई लॉ कॉन्ट्रावेन हो जाएगा, मतलब अगर कोई लॉ तोड़ता है कोई कंपनी, तो उसका जिम्मा कौन लेगा, उसका लायबिलिटी कौन लेगा? कंपनी लेगी। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, अभी तो लॉ ने अभी बोला आपको कि कंपनी का फीचर्स है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इफ द कंपनी इनकर एनी डेब्ट्स, अगर कंपनी लोन लेता है मार्केट से और वो लोन अगर वो रीपे नहीं कर पाता है तो फिर इसका दोष कौन उठाएगा, इसका ऑब्लिगेशंस कौन मिटाएगा? कंपनी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपके मन में आ रहा है ना सर, सर कंपनी तो आर्टिफिशियल है, तो फिर कंपनी लॉ तोड़ेगा कैसे? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर? हेलो, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ आपको, क्या आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है,
तो फिर अगर वो डेब्ट क्रिएट करेगा तो वो कैसे रीपे करेगा, या फिर अगर वो रीपे नहीं करता है तो एक्शन किसके अगेंस्ट में लिया जाएगा, कंपनी के अगेंस्ट में। यस, लॉ तो वही कहता है। अगर कंपनी कोई लॉ तोड़ता है तो फिर उसका भरपाई कौन करेगा, सर कंपनी Company. करेगा कंपनी करेगा, है ना, लॉ तो यही कह रहा है। द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दीज एरर्स। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी यही बोलता है सर कि मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर दीज एरर्स। कंपनी का गलती, ये इसमें मेंबर लायबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट आइसोलेशन, इंसुलेशन। The shareholders are protected from the acts of the company. तो फिर कॉर्पोरेट वेल क्या बता रहा है कि शेयरहोल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या भी जो भी एक्ट रहेगा उससे शेयर होल्डर हमेशा बच के रहेगा। ठीक है, अब बात को समझो। इसी केस में, ये केस है लैंडमार्क केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। मैं आपको शुरू से ही इसके बारे में बात कर रहा था, ध्यान से सुनना सर। सोलोमन ने क्या किया था, पुराना केस है, इट्स अ वेरी ओल्ड केस, 1892 मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं सोलोमन का केस 1897 तब यूके का कंपनी एक्ट था 1862। ये देखो सर, द इफेक्ट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स अनोनिमस रूलिंग वाज टू अपहोल्ड फर्मली टू डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एज सेट आउट इन द कंपनीज एक्ट 1862। मतलब ऑन दैट टाइम यूके का कंपनीज एक्ट था ये, सो दैट क्रेडिटर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी, जो कंपनी इंसॉल्वेंट क्या मतलब सर, मतलब जिस कंपनी का मार्केट में जो दिवालिया हो चुका है, तो उसका जो क्रेडिटर है कुड नॉट सू द कंपनी शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। इस केस में ये डिसीजन लिया गया था कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इस कंपनी का जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर जो कंपनी को क्रेडिट में कोई सप्लाई किया था, ठीक है, जो क्रेडिटर्स है मतलब जो क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट दिया हो, जो क्रेडिट में कोई पैसा दिया हो, जिसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में डिवेंचर्स वगैरह बोलते हैं ना, डिवेंचर होल्डर्स। हेलो, या लोन प्रोवाइडर्स। यस सर। ठीक है, तो जो कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है या फिर जो कंपनी को डिवेंचर दिया है, ठीक है, मतलब लोन में पैसा दिया है, अगर कंपनी किसी कारण से इनको रीपे नहीं कर पाता और कंपनी इंसॉल्वेंट है, मतलब कंपनी का सब कुछ एकदम खत्म हो चुका है, तो क्या कह रहा है, द क्रेडिटर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी कुड नॉट शू द कंपनी शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। शेयर होल्डर को जाके नहीं बोल सकता कि हमें अपना पेमेंट दो। इन सिंपल यही तो आउट सेपरेट लीगल एंटिटी का इसीलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी है ना। कंपनी का लायबिलिटी, मेंबर इसके लिए, जो मेंबर मतलब कंपनी का जो ओनर साइड में जो लोग हैं, जो कंपनी का शेयर होल्डर्स है, वो कभी भी डिवेंचर होल्डर का लायबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि वो तो कंपनी को डिवेंचर दिया है और कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो फिर शेयर होल्डर्स क्यों लायबिलिटी लेगा, बिकॉज कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस है ना, लॉ तो वही कहता है। और इसी कहने पे ये केस में सोलोमन का क्या हुआ था, देखो सर, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। सोलोमन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, नाम दिया था सोलोमन एंड कंपनी, जिनका कंपनी था उनका नाम है सोलोमन। कंपनी का नाम क्या दिया, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, विथ 7 सब्सक्राइबर। इसका कंपनी का जो शेयर है उसमें 7 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें वो खुद हैं, उसके बीवी है मतलब वाइफ, उनका 4 बेटा, 4 सन्स एंड 1 डॉटर। ठीक है, तो 7 मेंबर कौन कौन हो गया, समझ गए। दिस कंपनी, ये जो सोलोमन एंड कंपनी टूक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सोलोमन, सोलोमन का ही कुछ पर्सनल एसेट्स हैं जिसका वैल्यूएशन है, मतलब जो पर्सनल एसेट्स सोलोमन से लिया, टूक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सोलोमन फॉर 38,782 एंड इन टर्न, बदले में, मतलब सोलोमन का पर्सनल एसेट वो बिजनेस को दिया और बदले में सोलोमन 20,000 शेयर्स $1 ईच अपने नाम पे किया। ठीक है, द कंपनी टूक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सोलोमन, बिजनेस को एसेट दिया और बदले में अपने नाम पे 20,000 शेयर्स अपने नाम पे किया, किसका, कंपनी का, सोलोमन एंड कंपनी का। और एक एक शेयर का वैल्यू रखा था ऑन दैट टाइम 1 पाउंड। ठीक है, ये यूके पाउंड का साइन है ना, 1 यूके पाउंड।
Debentures worth rupees 10,000 of the company with charge of the company's assets and the balance in cash. तो सर इतने एसेट के बदले सोलोमन कितना शेयर और कितना डिवेंचर ले रहा है? देखो सोलोमन का मानना है कि कंपनी का टोटल शेयर का 20,000 शेयर उसका, जिसका वैल्यू है ऑन दैट टाइम यूके पाउंड $1 पाउंड ईच, ठीक है। अच्छा, और भी ले रहा है 10,000 पाउंड का डिवेंचर। डिवेंचर मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि मैं कंपनी को लोन पे दे रहा हूं, मैं सोलोमन एंड कंपनी को लोन पे 10,000 पाउंड दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, मतलब यहाँ पर सोलोमन कंपनी का क्रेडिटर भी बन गया, 20,000 का शेयर लेके वो शेयर होल्डर भी बन गया, और 10,000 का डिवेंचर लेके कंपनी से इस, और ये वैल्यूएशन किसके बेसिस में हो रहा है? 38,782 का एसेट के बेसिस पे। हेलो, बात समझ में आ रहा है साहब? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको सिंपल बैलेंस शीट के हिसाब से बताऊं, है सर। हेलो सर, बोलो। संपद नहीं, कोई और कुछ बोल रहा था, बोलो। एनी क्वेश्चन सर? ओके सर, ये बिजनेस का एसेट साइड है और ये बिजनेस का कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड है, ठीक है। अब बिजनेस का 38,000 पाउंड का जो एसेट था, ठीक है, 38 समथिंग, ठीक है। ये एसेट बिजनेस को सोलोमन पर्सनली दिया, और बिजनेस किसका है? सोलोमन एंड कंपनी का। ये बैलेंस शीट किसका है? सोलोमन एंड कंपनी का बैलेंस शीट है। इसमें एसेट सोलोमन अपने से दिया, पर बदले में कंपनी का ही जो टोटल शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का 20,000 शेयर वो ले रहा है, ठीक है। 20,000 शेयर $1 पाउंड ईच वो ले रहा है, ठीक है। और 10,000 डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर मतलब जो कंपनी को डिवेंचर देता है वो कंपनी को बेसिकली लोन दे रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर। आप लोग अकाउंटेंसी में किए हो सर ये सब चीजें, ठीक है। अगर किसी का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है किसी भी कारण से, आप लोग मैम के पास जब अकाउंट्स का क्लास करोगे तो प्लीज इसको डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है। 10,000 डिवेंचर, अच्छा, और बाकी जो है कैश वगैरह में उसने रखा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बैलेंस शीट का हिसाब किताब है। लेकिन अभी मैं बैलेंस शीट में ज्यादा नहीं बात करूंगा सर, आपको बात समझना है क्या हुआ था। तो 38,000 के बदले 20,000 का शेयर्स, 10,000 का डिवेंचर्स, और बाकी कंपनी का एसेट्स विद चार्ज ऑन दी कंपनीज एसेट्स। मतलब अच्छा, बदले में कंपनी के एसेट्स पे चार्ज भी कर लिया था। चार्ज क्या होता है जानते हो? मतलब इन फ्यूचर में बुद्धि देखो, इसको बोलते हैं चार्ज। ये कंपनी लॉ में स्पेशली इंटरमीडिएट एंड एग्जीक्यूटिव लेवल में डिटेल्स में चार्ज के ऊपर एक अलग चैप्टर भी होता है। चार्ज ऑन दी कंपनीज एसेट्स, चार्ज मतलब अगर बाद में कभी ऐसा हुआ कि कंपनी पैसा नहीं दे पा रहा, तो कंपनी का एसेट्स किसके ऊपर आएगा? मतलब ये बेसिकली सिक्योर्ड डिवेंचर है। ये जो 10,000 लिया है ना, ये सिक्योर्ड डिवेंचर है। सिक्योर्ड क्यों? मतलब इन फ्यूचर कभी कंपनी का हालत खराब हो जाता है, बिजनेस खराब हो जाता है, तो सबसे पहले कंपनी का एसेट सेल होगा। तो एसेट सेल होगा तो $10,000 का जो एसेट्स है वो अपने नाम पे वो कर दिया, ठीक है। $10,000 नहीं, यूके पाउंड का जो एसेट्स रहेगा वो कंपनी से किसके नाम पे होगा? सोलोमन के नाम पे होगा, ठीक है। और बाकी कुछ बैलेंस कैश पड़ा हुआ है। सर अभी बाकी खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज मतलब ये सिक्योर्ड है, ठीक है। कंपनी का एसेट जब प्रॉब्लम आएगा, कंपनी का एसेट उसके नाम पे आ जाएगा, मतलब इसके हिसाब से। His wife, daughter and 4 sons took up $1 पर शेयर में $1 या 1 पाउंड करके लेके रखा है। Subsequently, the company went into liquidation. अब क्या है ना, उस टाइम पे रिसेशन आया था। रिसेशन समझते हो? रिसेशन मतलब मार्केट में इकोनॉमिक डाउनफॉल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ तो बिजनेस इसका खराब हुआ, तो कंपनी ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए चालू हो गया। बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था, बिजनेस को बंद करना है। ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन रिसेशन का भी खराब हालत है। मतलब मंदा होते होते डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन मतलब जैसे हम लोग इंसान डिप्रेस होते हैं ना,
जैसे कोरोना में डिप्रेशन आया था कि नहीं आया था? हेलो, अरे बोलो ना, कोरोना में डिप्रेशन हुआ था, लोगों का जॉब चला गया था, इकोनॉमी खराब हो गया था, घर पे पैसा का तंगी हुआ था, सैलरी लेट में मिल रहा था, लोगों का जॉब नहीं आ रहा था, न्यू जॉब क्रिएट नहीं हो रहा था। हेलो, डिप्रेशन समझ रहे हैं सर? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सर ओके सर, Yes, sir. थैंक यू सर। नाउ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अच्छा इसमें कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी आ गया, ठीक है, एसेट्स के बदले। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ 7000 यूके पाउंड, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर के थे बेसिकली, जो कंपनी को 7000 पाउंड के आसपास दिया था, ठीक है। उन दिनों 7000 पाउंड कुछ कम नहीं होता सर, 1890 का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 7000 पाउंड का दिया था कंपनी को, डिवेंचर दिया था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये लोग, मतलब कंपनी का कोई एसेट चार्ज नहीं है, या अगर फ्यूचर में कंपनी का एसेट्स, कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा तो एसेट सेल करके कंपनी इनको रिपे करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। कंटेंडेड दैट सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये लोग का कहना है, ये जो 7000 पाउंड का जो क्रेडिटर था अलग अलग, इनका मानना है कि सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिवेंचर हेल्ड बाय हिम। जो 10,000 पाउंड का डिवेंचर सोलोमन होल्ड कर रहा है अपने पास, और उसके पीछे वो कंपनी के एसेट्स को भी चार्ज बना के रखा है, तो ये 7000 पाउंड वाले जो क्रेडिटर है, इनका मानना है कि सोलोमन प्रॉपर क्रेडिटर नहीं है, एज ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वन मैन कंपनी। ये वन मैन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यही है, विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सोलोमन, मतलब ये सोलोमन से अलग नहीं है। एंड द क्लोक ऑफ द कंपनी वॉज मेयर श्याम। तो ये जो कंपनी कर रहा है ये बेसिकली एक झूठ है या फिर एक बेकार का बात है, एंड फ्रॉड है, ठीक है। श्याम मींस बेसिकली फ्रॉड, ठीक है। ये इट वाज हेल्ड बाय लॉर्ड मैक नॉटन, ठीक है। तो ये उन लोगों का दावा था, किसका? जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, जिनका मानना था कि सोलोमन तो बेसिकली कंपनी का ओनर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और वन मैन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर वो खुद है, तो फिर वो खुद ही अपनी कंपनी में सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर कैसे बन सकता है? ये किसका मानना था? जिन लोगों का मार्केट में 7000 पाउंड का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, 7000 पाउंड का जो डिवेंचर कंपनी को दिया था। किस कंपनी को दिया था? सोलोमन एंड कंपनी को दिया था। अब मार्केट जब लिक्विडेट हो रहा है ना, तो जैसे ही मार्केट लिक्विडेट होगा तो सबसे पहले एसेट किसको मिलेगा? हेलो, कंपनी लिक्विडेट होने का मतलब क्या है? एसेट सेल करके जिसको जिसको पैसा मिलने वाला है वो वापस कर दो, यही लिक्विडेशन का सिंपल मतलब है। तो सर सबसे पहले तो क्रेडिटर को मिलता है ना, बाद में शेयर होल्डर को मिलता है। तो कंपनी के जो एसेट्स है उस पे चार्ज किसका बना हुआ है? सोलोमन का खुद ही बना हुआ है, 10,000 पाउंड के हिसाब से। इनको देने के बाद और ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो 7000 पाउंड वाले जो क्रेडिटर है, इनका कहना है कि सोलोमन तो खुद ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही तो वन मैन कंपनी को चलाते हैं, तो ये बेसिकली एक फ्रॉड है। सोलोमन का मतलब बेसिकली ये बात कोर्ट में चला, और लॉर्ड मैकनॉटन जो पैनल था उनमें से एक जज थे, ठीक है। इन केस में कौन कौन जज था आप देख सकते हो, लॉर्ड मैकनॉटन, लॉर्ड हल्सबरी एंड लॉर्ड हर्सल, ठीक है। तो इसमें से इनका जो डिसीजन था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, और अल्टीमेटली डिसीजन यही हुआ था, द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन। कंपनी लॉ के हिसाब से एक डिफरेंट पर्सन है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही। द कंपनी इज एट लॉ एट अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are manager and the same hand receive the profit, the company is not in law the agent of subscriber or trustee for them, nor the shareholders as members liable in any shape or form. So basically company एक independent बन रहा है, except to the extent and in manner provided by the act. Thus this case clearly established that company has its own existence, and as a result a shareholder cannot held liable for the acts of the company even though he holds virtually the entire share capital. तो सोलोमन भले ही कंपनी का शेयर होल्डिंग कर रहा है, वो कंपनी का ओनर भी है, लेकिन कंपनी के हिसाब से तो वो लॉ के हिसाब से चलेगा, तो सबसे पहले वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को ही पेमेंट करेगा। ये रूल्स है कि जब कंपनी लिक्विडेट होता है ना, कोई भी कंपनी आज भी, ठीक है, जब लिक्विडेट होता है तो जिसका चार्ज रहेगा कंपनी पे,
मतलब कंपनी के एसेट्स पे चार्ज रहने का मतलब है बेसिकली एक सिक्योर्ड लोन की तरह। जैसे हम लोग मॉर्गेज लोन लेते हैं ना, तो अगर किसी कारण से लोन नहीं दे पाते तो बैंक हमारा प्रॉपर्टी ले लेता है। इसी तरह से अगर कंपनी मेरा पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं कंपनी का एसेट ले लूंगा। तो यहाँ पर सोलोमन बुद्धि करके अपने ही नाम पे करके रखा था। लेकिन 7,000 पाउंड वाले क्रेडिटर लोग चिल्ला रहा था कि इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉ का मानना था एज पर लॉ कि शेयर होल्डर्स कैनॉट हेल्ड लायबल। तो फिर यहाँ पर सोलोमन जो शेयर होल्डर भी था कंपनी का सबसे बड़ा, ठीक है, he is not liable even though he holds virtually the entire share capital. The whole law of corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity. ये पूरा का पूरा थ्योरी सेपरेट मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट में ही बना, और अल्टीमेटली सोलोमन को गलत नहीं बन पाया गया बिकॉज मतलब क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से बना है, तो कॉर्पोरेट जो भी करेगा एज पर लॉ करेगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डर का क्या लायबिलिटी है, मतलब यहाँ पर सोलोमन भले ही कंपनी का 1% कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, बट ही इज नॉट लायबल फॉर दिस। ये डिसीजन लिया गया था सर। सर यहाँ तक का क्लियर पिक्चर है? क्लियर? हेलो, अभी तक आपको मैं जो बताया क्या ये कहानी समझ में आया सर आपको? एक्चुअली इसी स्ट्रीट पे सोलोमन कंपनी था, जो स्ट्रीट का इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। हेलो, बोलो सर। Yes, sir. हाँ सर। थैंक यू सर। और थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है सर। नाउ द क्वेश्चन में अराइज whether this veil of corporate personality can even be lifted or pierced। क्या इस कॉर्पोरेट वेल को किसी भी कारण से उठाया जा सकता है? इसको बोलते हैं बीच का पर्दा उठा दो। ये जो ओनर और कंपनी के बीच में जो पर्दा है ना सर, पर्दा, पर्दा है पर्दा, ठीक है, तो ये पर्दा उठ जाना चाहिए ना। क्या क्या सच में उठ जाना चाहिए? कब कब उठाया जा सकता है? क्या कंडीशंस ऐसा होगा जब ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है? Before going into this question, one should first try to understand the meaning of phrase lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person. कंपनी को लीगल पर्सन से पीछे देखो, ठीक है, मतलब उसके पीछे कुछ है क्या? Disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal fact. ठीक है, लीगलिटीज के पीछे क्या कुछ गलत कुछ चल रहा है क्या? Where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or managers, the corporate veil may be said to have been lifted. अगर पीछे कुछ दुर्गंध आएगा, अगर पीछे मतलब कंपनी के लीगल एंटिटी के पीछे अगर कुछ कारनामा किया जा रहा है, कुछ बदमाशी किया जा रहा है, कुछ जानबूझ के लॉ का फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है, तो पर्दा उठाया जा सकता है only in appropriate circumstances. The court are willing to lift the corporate veil, and that too when questions of control are involved rather than merely a question of ownership. It's not about ownership, it's about control. ठीक है, तो जरूरत पड़ने से कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है, बट कब, किस हालत में? The following are the cases where company law disregard the principle of corporate personality. कुछ एरिया है जिस पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को सवाल किया गया, और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज ए लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, इस बात को चैलेंज किया गया, बट इन नॉट इन ऑल केसेस, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जब उस केस में इस मैटर को उठाया जाता है सर। ऐसा केसेस हुआ है, जैसे टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड, क्या कंपनी हमारा एनिमी है कि फ्रेंड है, इसको समझने के लिए ये करना पड़ सकता है। जैसे रिसेंटली जो वीवो कंपनी में वीवो का जो चाइनीज एम्बेसी के साथ जो कनेक्शन मिला है, ऐसे वीवो चाइनीज ब्रांड है, बट चाइनीज एम्बेसी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है बेसिकली जम्मू कश्मीर में कुछ फॉल्स डेटा मैटर को लेके एक बातचीत चल रहा है। अब देखो क्या होता है उसमें। तो बेसिकली ये फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या कंपनी फ्रेंड की तरह काम कर रहा था बिजनेस के अंदर या कोई एनिमी की तरह काम कर रहा था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो क्या होता है सर, इन द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग विद द एनिमी, where the test of control is adopted, the leading case in this point is Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. ये भी एक बड़ा फेमस केस था। If the public interest is not likely to be in jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell. अगर
पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है ना, तो कॉर्पोरेट सेल को तोड़ने का जरूरत नहीं है, बट इट में रेंट दिस सिविल veil for ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी का माइंड भी नहीं होता है ना, कंपनी का मन नहीं होता है सर। कंपनी को गाली भी दोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को प्यार भी करोगे तो उसको प्यार महसूस नहीं हो सकता। कंपनी डज नॉट हैव ए माइंड और कंसाइंस, चेतन भी नहीं है उसका, वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको पता नहीं है। Therefore, it cannot be a friend or foe. ये फ्रेंड भी हो सकता है, फो भी हो सकता है। It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people of an enemy country. मतलब इंडिया में बैठ के अगर कोई इंडिया के अंदर कंपनी चला रहा है बट वो एंटी इंडिया मूवमेंट के लिए इसको यूज कर रहा है, तो बात तो खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोग पबजी गेम के बारे में सुने हो। हेलो, पबजी बैन हुआ था ना सर, पबजी बैन हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे बोलो ना। হ্যাঁ ব্যান করে দিয়েছে সব। Yes sir. Last year the Indian government banned the PUBG mobile because ये कंट्रोल कर रहा था हमारा एनिमी कंट्री चाइना। बिकॉज चाइना क्या कर रहा है, बात पता है आप लोगों को? चाइना क्या कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी ना किसी रीजन से, क्योंकि ये इंडियंस को पता होना चाहिए कि चाइना का मानसिकता ना अच्छा नहीं है। बिकॉज वो ऑलरेडी एक कंट्री को हड़प के रहा है सर। मतलब 1950s के बाद जब बाकी दुनिया इन्वेजन करना बंद कर दिया, तब चाइना इन्वेजन करना चालू कर दिया। ठीक है, तिब्बत जैसे एक शांतिपूर्ण देश को, मतलब जो बेसिकली किसका देश है जानते हो? तिब्बत किन लोगों का है? तिब्बत इज फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स। तिब्बत में जो लोग रहते हैं दे आर कॉल्ड लामा, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट साधु, मॉन्क। ठीक है, मॉन्क का शहर है, मॉन्क का देश है, शहर नहीं देश, कंट्री ऑफ अ मॉन्क, जहां पर लोग बेसिकली साधना के लिए जाते हैं, मतलब दे फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स। यस सर, दैट्स ट्रू, हिमालय में जाके लोग साधना करते हैं, एंड टोटल हिमालयन बेल्ट। ऐसे कंट्री को इन्वेड कर लिया चाइना ने। क्या बोलोगे बोलो? और जो तिब्बतन्स थे, जो लामा थे, वो सारे के सारे इंडिया में आश्रित है सर। ये है भारत सर, दुनिया का घर है भारत। जब जब दूसरे कंट्री में किसी को मारा गया, पीटा गया जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो भारत हमेशा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीजें। अगर आज के डेट में आप कभी पारसी को सर्च करोगे ना, पारसी कम्युनिटी आपको भारत में ही मिलेगा, बट पारसी आर एक्चुअली फ्रॉम ईरान। देयर इज ए कम्युनिटी ऑफ ईरानी। ठीक है, एक्चुअली इन लोग परसिक्यूशन है सर, इन लोगों को बेसिकली मारा पीटा गया और ईरान से इन लोगों को भगाया गया मतलब जब किसी का एग्जिस्टेंस को हटाया जाता है ना, सम रूड लोगों की तरफ से, मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, तो जो भी किया है गलत किया है। तो आज के डेट में भारत में ही ये लोग रहते हैं, पारसी, ईरानी, जोरस्ट्रियंस, ठीक है, यहूदी, भारत में ही रहते हैं। जितना भी मिलता है भारत में मिलेगा, आप सर्च करके देख सकते हो। जिनका इन लोगों का जो ओरिजिनल कंट्री है वहां पर कोई नहीं रह सकता, मतलब अभी नहीं है, मतलब एटलीस्ट 0 लेवल में हो गया। सिमिलरली तिब्बत से जब लामा लोगों को भगाया गया, मारा गया, अब देखो मोंग लोग क्या मारपीट करेगा मिलिट्री के साथ? हाँ, कितना मारपीट करेगा? तो ये लोग अब इंडिया के अंदर बैठ के, अभी इंडिया ने आश्रय दिया था देन गवर्नमेंट ने, और अभी है कोशिश है कि, लेकिन अब तिब्बत लेके इनका माइंड खत्म नहीं हुआ सर। चाइना का भी मेंटेलिटी है कि तिब्बत तो ले लिए, अब हम लद्दाख को ले लेंगे, यहाँ से अरुणाचल को ले लेंगे, फिर कल बोलेगा सिलीगुड़ी ले लेंगे। भूटान में भी अटैक किया था, डोकलाम बोल के भूटान के पास एक जगह है, ठीक है, डोकलाम एरिया में, वहां पर ऑलरेडी अटैक करना चालू कर दिया। चाइना का मेंटेलिटी बहुत खतरनाक है सर। ठीक है, ये अगर भूटान को अटैक कर लेता है, और भूटान अटैक का मतलब अगर सिलीगुड़ी अटैक कर लिया, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट हो सकता है। बिकॉज इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसका एक ही कनेक्शन है, दैट इज सिलीगुड़ी। अगर आपको थ्रू लैंडमास, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो, यू डोंट हैव एनी अदर वे, यू ओनली हैव वन वे, दैट इज सिलीगुड़ी।
बिकॉज बीच में बांग्लादेश है, ठीक है। तो अगर किसी कारण से सिलीगुड़ी हाथ से गया, इसको चिकन स्नेक कहते हैं, अगर सिलीगुड़ी हाथ से गया ना तो नॉर्थ ईस्ट हाथ से चला जाएगा। तो डेंजर है, बहुत डेंजर है ये चाइना, ठीक है। इनका जो इन्वेजन मेंटेलिटी है ना, इससे भारत को हमेशा सावधान रहना चाहिए। भले ही वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर उसके दोस्ती में भी कुछ ना कुछ छल होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वो अंदर में फौज जैसा काम करता है, फ्रेंड जैसा नहीं, ठीक है। सो हमें इसके इस तरह का मैटर में ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? इस्लामाबाद, जहां पर तेल का दाम देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस देखा क्या हालत है? देख लो जान लो, देख लेते हैं आज क्या दाम चल रहा है। सर 200-250 टका के आसपास पेट्रोल का लीटर चल रहा है सर, 263 समथिंग, ठीक है। तो सिचुएशन दिन पे दिन और खराब होते जा रहा है। तो सर जिनके पास फॉरेन पैसा तक नहीं है, ये कंट्री इतना पैसा लेके भारत के पीछे कैसे बार करता है? सर चाइना हेल्प करता है इनको। और ये जो जम्मू कश्मीर में जो एक प्रॉब्लम हमेशा से चलता है ना, ये जो फॉरेन पैसा से पाकिस्तान को मदद मिलता है, वो यहाँ पर टेरर फैलाता है। और उनका अपना भी कुछ है, इंडियन पैसा को डुप्लीकेट करके इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना। बेसिकली फॉरेन एनिमी है सर, जो इंडिया में मतलब इंडिया के अंदर भी कुछ लोग साथ देता है, ठीक है, कुछ पैसे के चलते, ठीक है। भले ही वो देशद्रोह करना नहीं चाहता, बट जस्ट बिकॉज सब ग्रिडीनेस वो देश को बेच देता है सर। और तभी तो आज पीओके भारत से बाहर है। दिस इज द एरिया जो पाकिस्तान हड़प के रखा है सर, ये एरिया ऑलरेडी भारत के बाहर है जो चाइना हड़प के रखा है। तो आज का कश्मीर सिर्फ इतना सा है, कश्मीर इतना, और लद्दाख का इतना पार्टी भारत का पार्ट है। लेकिन जहां कश्मीर मतलब दिस इज द कश्मीर, लेकिन इसमें से दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज नॉट करेंटली नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। ऐसा होता है सर। तो कब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, ये सब मैटर पे आप लोग खबर में रहिएगा, ठीक है। अच्छा, it is true that unlike a natural person, company does not have a mind or conscience, therefore it cannot be a friend or foe. It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under control of peoples of an enemy country. For this purpose, the court may examine the character of the persons who are really at the helm of the affairs of the company. कौन कंपनी को चला रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है? तो ऐसे केस में क्या हो गया, कंपनी का बीच का पर्दा, ओनर और कंपनी के बीच का पर्दा को क्या करेंगे सर, बोलो? लिफ्ट कर देंगे, लिफ्टिंग ऑफ, उतार देंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस में कॉर्पोरेट वेल उठाने का बात आता है। सेकंड पॉइंट देखो, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉज ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स, पर्टिकुलरली पर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज एन इशू। अगर गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेशन लेके गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, कंपनी बिजनेस कर रहा है पर टैक्स में चोरी कर रहा है, ठीक है, ड्यूटी नहीं दे रहा है, ड्यूटी में चोरी कर रहा है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सर कंट्री चलाने के लिए, और आप यहाँ पर बदमाशी करते हो। जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू, एस बार्नर्ड सन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में ये केस बना था, या फिर हमारे भारत में जोगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ऐसा हुआ था। कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज्ड टू इवेड और सरकमवेंट टैक्सेस, टैक्स चोरी कर रहा था, द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। ऐसे केस में कॉर्पोरेट एंटिटी को हटाओ और ओनर को पकड़ो, ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटी को हटाओ और ओनर को पकड़ो। तो जब ऐसा गवर्नमेंट के साथ ही कोई धोखा करेगा तो गवर्नमेंट पर्दा उठा देगा। ऐसा केस और भी बना है इन 300 मैकेंजी पेचिट के इस केस में। It was held that a company was not a genuine company at all, but merely a assessee himself disguised under the legal entity of a limited company. कंपनी बना के छुप रहा था। The assessed earned huge income by way of dividend and interest, so he opened some companies and purchased their shares. एक कंपनी बनाया और उसका शेयर खुद ही खरीद लिया। In exchange of his income by way of dividend and interest, the income was transferred back to assessee by way of loan. The court decided that the private companies were a sham. Sham मतलब fraud. And the corporate veil was lifted to decide the real owner of the income. क्या करता है सर, ये ब्लैक मनी छुपाने का रास्ता होता है। आप अगर अपना पैसे, ब्लैक मनी किसको बोलते हैं, व्हाट इज ब्लैक मनी सर? सर जिस पैसे का, इनकम का टैक्स नहीं दिया जाता वो ब्लैक मनी हो जाता है। और वो क्या करते हैं ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब डुप्लीकेट काम में हेल्प करते हैं बिजनेसमैन को। हाँ सर, कोलकाता में कैपिटल है उसका, कहने में खराब लगता है बट दैट्स ट्रू।
अब इसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीछे भी लगा है कि कुछ चार्टर्ड है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, जो इस तरह का ब्लैक मनी में प्रमोट करता है और फिर जाके प्रॉब्लम बढ़ता है। तभी आईआईए के बारे में गवर्नमेंट ने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट को बोला कि आप लोग डुप्लीकेसी बंद करो, नहीं तो एक कंपनी इंस्टीट्यूट लाएंगे आईआईए के नाम पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जैसे आईआईटी आईआईएम की तरह, तो आपको टक्कर देगा, तो आपको ठिकाना नजर आएगा। ठीक है, तो डुप्लीकेसी बंद करना चाहिए। तो क्या करता है सर, एक डुप्लीकेट कंपनी बना लेते हैं, फिर उस कंपनी में अपना सारा का सारा इनकम को दिखा देते हैं कि कंपनी के कैपिटल के हिसाब से, और फिर बताते हैं कि ये कंपनी ने मेरे को इनकम दिया, डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट दिया। ठीक है, फिर उस कंपनी को लोन प्रोवाइड करके बताती है ये कंपनी में लोन है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली और कुछ नहीं है, अपना पैसा को ही घुमा रहा है, कभी लोन के नाम पे, कभी डिविडेंड के नाम पे, कभी इंटरेस्ट के नाम पे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे ब्लैक मनी जनरेट करके, कैसे ब्लैक मनी को छुपाया जा सकता है शैम कंपनी बना के, फ्रॉड कंपनी बना के। ठीक है, तो ये फ्रॉड कंपनी जो वास्तव में कोई कंपनी होता ही नहीं है सब, ठीक है, लेकिन ऐसा कंपनी बना के लोग अपना पैसा को मिसयूज करते हैं। मैं डिस्कस करूंगा अकाउंट्स में, बेसिकली अकाउंट्स में मतलब लुका छुपी होता है। और कभी कभी टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, फिर इट वाज फाउंड दैट द सोल पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वाज टू यूज इट्स एज अ डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय योर बोनस टू वर्कमैन। मतलब कंपनी के वर्कमैन को बोनस देने के लिए एक दूसरा कंपनी बनाया जाता है और अपना सारा का सारा पैसा उस दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करके कंपनी को ये बताया जाता है वर्कमैन को कि कंपनी के पास फंड नहीं है बोनस देने के लिए। The Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction. The workmen employed in Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar versus Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar and another, ये केस बना था, जहां पर क्या हुआ था देखो, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, क्या हुआ था, ध्यान से सुनना सर 2 मिनट। The facts of the case are that A Limited purchased, एक A Limited कंपनी है, शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, वो बी लिमिटेड का शेयर खरीदा भाई, इन्वेस्टिंग है सम ऑफ रुपीज 4,50,000, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का शेयर 4.5 लाख में खरीदा। तो डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स, इस शेयर्स के बदले जो डिविडेंड है वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। इसका डिविडेंड को कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया ईयर आफ्टर ईयर, ऐसे ही करके चलता जा रहा है। इट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस पेबल टू वर्कमैन ऑफ द कंपनी। Sometime in 1968 the company transferred the shares of B Limited to C Limited. 1968 के आसपास B Limited ने अपना शेयर्स को सी को ट्रांसफर किया टू सब्सिडियरी। सी लिमिटेड कौन है, सब्सिडियरी, फुल्ली ओन्ड बाय इट, जो बी के ही फुल्ली ओन्ड है, मतलब बी पूरा का पूरा सी को होल्ड करता है। Thus the dividend income did not find the place in PL. अभी जो डिविडेंड इनकम है ई और पीएल में नहीं दिख रहा है, किसका, बी के पीएल में, with the result that the surplus available for the purpose of payment of bonus to workmen got reduced. अब प्रॉफिट नहीं है तो बोनस नहीं दिया जाएगा। बोनस नॉर्मली बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है कि बिजनेस, अब इसके लिए बोनस एक्ट होता है, आप लोग जब बोनस एक्ट पढ़ोगे तो आज समझ में आएगा। कंपनी प्रॉफिट करेगा तो ओनर एम्प्लॉय को भी बोनस दिया जाता है। तो कंपनी जानबूझ के बोनस को, मतलब प्रॉफिट को कम करता था। बेसिकली प्रॉफिट होता था बट इस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करता था जो वर्कमैन को तो समझ में नहीं आएगा ना, और वो प्रॉफिट को छुपा देता था। वर्कमैन काम करते हैं और कंपनी क्या करेगा, कंपनी हिसाब दिखाएगा कि भाई मैंने इतना बिजनेस किया, ये किया, वो किया, ये दाम में बेचा, उसका प्रॉफिट बन रहा था, डिविडेंड बन रहा था, लेकिन वो दूसरे तीसरे कंपनी बना के अपने अकाउंट्स में उसको रिड्यूस कर दे रहा था मेन अकाउंट से, और बेस दिखाने के लिए ऑडिट में भी वो सब छुप जाता था और फिर बाद में बोनस भी नहीं दिया जाता था। Here a company created a subsidiary and transferred to it its investment holdings in a bid to reduce its liability to pay bonus to its workers. कितना गलत बात सर, जिसके कारण कंपनी बनता है उसी को अगर बोनस नहीं देना। इसीलिए तो सीपीएम के टाइम पे जो घोटाला का प्रॉब्लम बोल रहा था ना, यूनियन बाजी, कुछ कंपनीज ने ऐसा करना चालू किया, तभी वर्कर ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, लेकिन बाद में इतना प्रॉब्लम बढ़ गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको मेंटेन नहीं कर पाया और वेस्ट बंगाल में पूरा इंडस्ट्री ही खत्म हो गया। मतलब बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ताली एक हाथ में नहीं बजता है, दोनों हाथ में ही बजता है, उसका प्रमाण आपको मिला। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी अकेला ही दोषी नहीं होता, बट पॉलिटिकल पार्टी को क्या है ना, जो रूल करता है, जो पावर में होता है, उनको बैलेंस बनाना चाहिए। अब ऐसा इमेज मत बनाओ कभी कि दूसरा इंडस्ट्री आने से पहले 10 बार डर जाए कि वेस्ट बंगाल में नहीं जाना है भाई, यहाँ तो बाद में झंडा दिखा देता है, बाद में चोल में नारा चलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स हमेशा हो सकता है सर, बट इसको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इफ देयर इज नो बिजनेस देन देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, देन देयर इज नो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स जो भी हाई होना है, या फिर इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को जो खत्म करना है, आप नहीं कर पाओगे, उल्टा और पोरनेस आ जाएगा। तो
The new company so formed had no assets of its own except those transferred to it by principal company, with no business or income of its own except receiving dividends from shares transferred to it by principal company, and serving no purpose except to reduce the gross profit for the principal company so as to reduce the amount paid as bonus to workmen. मतलब आप समझ गए ना, कंपनी क्या कर रहे, दूसरा कंपनी बना में उसमें कैपिटल शो करके शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड ले रहा है और उस डिविडेंड को दूसरे जगह में प्रॉफिट को कम करके दिखा रहा है। मैं नेक्स्ट दिन आपको इसको ना अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा, अकाउंट्स बिल्ड करके दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, कैसे कंपनी अपना बोनस को कम कर सकता है अकाउंट्स फ्रॉड करके। ठीक है, और इसमें कौन साथ देता है, ऑडिटर साथ दे देता है सर। ठीक है, ऑडिटर साथ दे देता है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, a company may sometimes be regarded as an agent or trustee of its member or another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal, yet the principal will be held liable for the acts of the company. ऐसा भी केस हुआ है सर, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के बीच में हुआ है। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट और टू डिफीट लॉ, कंपनी को बनाया जा रहा है लॉ को धोखा देने के लिए। But the device of incorporation is added for some illegal or improper purpose, एक गलत पर्पस में लॉ बना रहे, मतलब कंपनी बनाना जो आप कंट्री को ही धोखा देना चाहते। ठीक है, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉन्ड के केस में हुआ था। कुछ केसेस मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा आप लोगों को, बिकॉज ये सब केस जानना जरूरी है। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड, कब कब, तो फिर समरी क्या बना सर, कब कब आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग विद एनिमी, where corporate entity is used to evade or circumvent tax, where companies form other companies as their subsidiaries to act as their agent to avoid legal obligations, where device of incorporation is added for some illegal or improper purpose, कंपनी को गलत तरीके से यूज करने के लिए, लॉ को धोखा देने के लिए आप कंपनी को बनाते हो। ठीक है, जैसे गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न के केस में हुआ है। तो कुछ केस लॉ बाकी है, मैं नेक्स्ट दिन थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, जैसे गिलफोर्ड का। ठीक है, जैसे मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का, ये सब केस जान लेना चाहिए सा, कि कैसे कैसे कंपनी, मतलब कंपनी धोखा देता है और अपना सेपरेट एंटिटी का फायदा उठाता है। ठीक है, और गलत करते हैं सर। तो जब भी ये गलत हो, बीच का पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, ओनर और मेंबर के बीच में जो पर्दा है, मतलब कंपनी के बीच में, उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को कॉर्पोरेट वेल थ्योरी एज वेल एज कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हेलो सर, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, हाँ बोलो सर। यस सर, नेक्स्ट लाइव लेक्चर्स में हम लोग कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे जो बहुत ही वाइटल माना जाएगा। ऐसे आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कितना तरह का कंपनी होता है, सेक्शन वाइज एक एक कंपनी के बारे में जानेंगे, उसका कैरेक्टर को जानेंगे, कंपनी का कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट क्लास में ओपनली डिस्कस करेंगे। ओके सर, बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सनोन, विदिशा, इंकी, ओके, संपद, ओके। নয় নাকি আমার থেকে লাস্ট ক্লাসটা একটু নিয়ে নিস তো। ओके सर, ओके सर। राजन्ना, राजन्ना का नाम या राजन्ना दिख नहीं रहा है। विदिशा क्लियर ना? स्नेहेश, ओके। শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা বুঝেছিস? ক্লাস বোঝা গেছে? স্যার এই নোটটা স্যার কোম্পানি 13 এর মধ্যে আছে না? यस यस, कंपनीज 2013 এর মধ্যে। যেটা বেসিক্যালি দিয়েছিল আমাদেরকে ফার্স্টে। यस यस, ঠিক আছে ओके सर, इतना ही है फिर, टाटा। স্যার কালকে টাইমটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন। यस यस, বাই স্যার।